मिडिल ईस्ट जंग से तेल संकट और गहरा गया। पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसको बंद करने का ईरान ने बड़ा दावा किया है, इसके बाद यहां तेल संकट पूरी दुनिया के लिए गहराता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही थम चुकी है। 4 तेल टैंकर जहाजों पर हमला भी अभी तक कर दिया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने इस पूरे इलाके में जीपीएस सिस्टम बंद कर दिए हैं। हमले के बाद कुछ जहाज जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में पहले से मौजूद थे वो वहीं थम गए, फंस गए, वहीं ठहरे हुए नजर आ रहे। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसको लेकर ईरान ने दावा बड़ा किया है कि वहां से वो एक भी जहाज गुजरने नहीं देगा, आवाजाही पूरी तरीके से उसने रोक दी है, एक बूंद तेल की नहीं जाने देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, इसके बाद तेल संकट जो है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और ये तेल संकट अब बढ़ गया। इसी को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि यहां ईरान ने जीपीएस सिस्टम बंद कर दिए हैं और जीपीएस सिस्टम ईरान ने अब जब बंद कर दिए हैं तो ऐसे में जो जहाज मौजूद थे यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो वहीं के वहीं थम गए हैं। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आवाजाही पूरी तरीके से रुक चुकी है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट आप जानते हैं महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया में करीब 30% जो ईंधन का सप्लाई है वो इसी रास्ते से होता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम। हमारे साथ हमारी सहयोगी अपर्णा वॉर रूम में मौजूद है और जरा वॉर रूम ले जाकर आपको अपर्णा के जरिए ये समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसका महत्व क्या है। अपर्णा। बिल्कुल, ईरान का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और देखिए ये पूरे नक्शे में आप देख रहे हैं अलग अलग देश जहां पर जो तेल निर्यात का आंकड़ा, सऊदी अरब का 38%, कुवैत का 9%, इराक का 22% और कतर देखिए छोटा सा देश लेकिन उसका आंकड़ा 5%। और ये पूरा रास्ता और ये इसकी जो आंकड़े, नीरज जरा बताएं इन आंकड़ों के बारे में। बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े आपने दिखाए निर्यात के हैं दरअसल, और ये ईरान है और इराक है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से जितने भी इनका जो तेल जो जाता है दुनिया भर में जाता है, भारत में जाता है, एशिया में जाता है, यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, वहां तक जाता है। और इनका देखिए शेयर देखिए ईरान का जो है 11%, क्योंकि इसमें सैंक्शन लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चाइना है उसको ये एक्सपोर्ट कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। कतर बहुत छोटी सी कंट्री देखिए लेकिन 5% इसका हिस्सा है और यूएई 15%, सबसे जो महत्वपूर्ण जो देश है यहाँ पर है। सऊदी अरब 38% करता है, यहाँ से भी निर्यात करता है और उसके साथ साथ यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से भी करता है। कुवैत एक छोटा सा देश 9% और इराक 22% है। तो ये देश वो है जिनसे यहाँ से जो तेल जो है निर्यात करते हैं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। यहाँ से इनके ऑयल टैंकर्स निकलते हैं और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ पर एक कतर लिखा हुआ है दरअसल ये है, यहीं पर जो है उन्होंने ब्लॉकेट लगा दिया है। बिल्कुल, चीन 33%, भारत 13% सैंक्शंस के बाद भारत ने लेना बंद कर दिया है वहां से। साउथ कोरिया का 12% और रोजाना का 1.5 करोड़ बैरल का यहां से तेल आयात का यह आंकड़ा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स, तो ये जियो इकोनॉमिक्स है, किस तरह से प्रभावित करती है युद्ध जो है जियो इकोनॉमिक्स को। उसी से यहाँ पर जो चीन है 33%, क्योंकि ईरान से भी ये इंपोर्ट करता है। और ये देखिए ये शिप्स है जी। और देखिए ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहाज यहाँ फंसे हुए हैं ओमान की खाड़ी, और जहाज फंसना मतलब दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट और भारत पे भी महंगाई का संकट। नहीं जरा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, देखिए ये सारे जो है ओमान की खाड़ी यहाँ पर है और ये जो शिप्स है ये ऑयल टैंकर्स तो है, कार्गो, क्योंकि ये यूएई कंट्रीज जो है, इराक है, ये सारी जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, ये हैवी मशीनरीज भी बहुत बनाती है। दुनिया भर में जो मशीनरीज होती हैं उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये सारे शिप जो है यहाँ अटक गए हैं, यहाँ फंस गए हैं ये। और जैसे कि हमारे सहयोगी हैं जोगिंदर पटियाल, उन्होंने बताया कि जीपीएस से यहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है। यहाँ पर या तो ये ईरान है, चाइना है या यूएस, ये सभी जो है जीपीएस से जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि शिप्स को पता ही नहीं चल रहा कहां आपको नेविगेट करना है। तो इसीलिए सब यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड और साथ ही जीपीएस, उसकी वजह से ये सारा जो ब्लॉकेड यहाँ पर हो गया, सारे शिप जो है यहाँ आके फंस गए। तो हवा में भी युद्ध की मार है और देखिए टेक्नोलॉजी के जरिए भी यहाँ पर लड़ाई को जीतने की कोशिश की जा रही है। ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो वॉर रूम से आपने जाना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इसका महत्व क्या है और किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ईरान की तरफ से ब्लॉक किया जा रहा है तो कैसे इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग में आपको बताने जा रही हूं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला बोल दिया है। इजराइल के हमले का ये वीडियो सामने आया है, ये तस्वीरें आप देखिए, इस पे साफ तौर पर नजर आ रहा है धुएं का गुबार उठता हुआ और बिल्कुल घनी आबादी वाला ये इलाका दिख रहा है और उस घनी आबादी वाले इलाके के बीचों बीच से ये काला घना धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। ये कमर्शियल जानकारी मिल रही है। इस बीच एक कमर्शियल फ्लाइट जो है
वो उड़ान भरती दिखाई भी दी है यहाँ पर। ये देख लीजिए आप, ये वो कमर्शियल फ्लाइट है जो उड़ान भरती हुई नजर आ रही है और नीचे ये बेरूत की तस्वीर जहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस वक्त मौजूद है। जगविंदर, बिल्कुल घनी आबादी वाला वो इलाका दिख रहा है और उसके बिल्कुल बीचों बीच से वो धुएं का गुबार, ऊपर से वो कमर्शियल फ्लाइट जाती हुई, मतलब क्या देखा समझा जाए इन तस्वीरों से? देखिए, सेंट्रल बेरूत का बीच का इलाका है अल दाहिए हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और ये पता ही नहीं लगता है कि कहां पर सेंट्रल बेरूत में दाहिए शुरू हो गया और कहां खत्म हो रहा है। तकरीबन 10-15 लाख की आबादी है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं और इस सारे अपार्टमेंट्स की मैपिंग जो है वो पहले से मोसाद ने, इजराइल ने कर रखी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। पिछले साल जब उन्होंने साउथ लेबनान पे अटैक शुरू किए थे और जैसे जैसे उन्होंने सेंट्रल बेरूत में ये अटैक शुरू किए थे, उसको देखते हुए ये जो है वो बड़ा आसान काम है उनके लिए, क्योंकि सारा जितना भी हिजबुल्लाह का संचालन है वो इसी इलाके से होता है। तो जो सेंट्रल बेरूत है उसमें उस इलाके को टारगेट करना इजराइल का पहले से ही ये इशारा रहा भी है, टारगेट भी रहा है। उस 50 बिल्डिंगों को खाली करवाने के लिए भी कहा गया था और पहले भी बहुत बड़ी तबाही में वहां देख कर आया था। जब लास्ट ईयर में वहां गया था तो वहां की ज्यादातर बिल्डिंग को हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उसको उड़ा दिया गया था। वहां पर ड्रोन से अटैक किए जाते हैं और अगर हम लेबनान के पूरे इलाके को देखें तो वहां इजरायली ड्रोन जो है वो आसमान में उनकी आवाज सुनी जा सकती है और ये ड्रोन्स के साथ हवाई हमला किया जाता है और उसी बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है रोमाना, जहां ये माना जा रहा हो कि वहां हिजबुल्लाह के लोग रहते हैं। जैसे ही ईरान से युद्ध शुरू हुआ है, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। पहला हिजबुल्लाह ऐसा संगठन है जो ईरान की मदद के लिए इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। उसको खत्म करने के लिए ही ये सेंट्रल बेरूत में अटैक किए जा रहे हैं और गढ़ है अल दाहिए। ठीक है जगविंदर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और आइए जरा आप सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मौजूद है। जरा आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और आशीष से जानते हैं। आशीष, आपको सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका जो है, जिस तरीके से युद्ध और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है, कितना और वोलेटाइल ये पूरा इलाका होता हुआ अब नजर आ रहा है? आशीष, देखिए, ईरान अभी भले ही अपने आप को रोक रहा है और ईरान सिर्फ यूएस इंस्टॉलेशंस को जो भी पड़ोसी देश में है उनको टारगेट कर रहा है, लेकिन ये जो पड़ोसी देश हैं, ये जो अफेक्टेड देश हैं, अगर इन्होंने रिटेलिएशन शुरू कर दिया रोमाना तो निश्चित तौर पर बात बहुत हाथ से निकल जाएगी। कल मैं इजराइल के राजदूत से बात कर रहा था तो आपकी सवाल का बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया, जो कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला। उन्होंने कहा 2500 ऐसे साइट्स हैं जिसको हम टारगेट करेंगे, इसलिए हमारे नेता ने पहले ही बोल दिया है कि सब के सब सड़क पर उतर करके वहाँ रिजीम चेंज के लिए एक बार फिर से विद्रोह कर दीजिए, नहीं तो हमें वहाँ पर रिजीम चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखिए, रात में डोनाल्ड ट्रंप ने खुल करके कहा कि लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए आप तैयार रहिए। तो मुझे लगता है कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर और ये बात, अगर जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर जो पड़ोसी मुल्क हैं जिन पर हमले ईरान ने किए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी तो बात हाथ से निकल जाएगी और फर्दर ये एस्केलेट कर सकता। हाउएवर, तो वो तो बहरीन कह रहा है, वो जिस तरीके से बहरीन पर मार पड़ रही है, हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बहरीन के अंदर जो यूएस बेस है उस पर मार कर रहे हैं, लेकिन अब बहरीन कह रहा है कि साहब आप तो हमारे रिहायशी इलाकों पर आ गए और हम जो है पलटवार करने के लिए सक्षम हैं। तो मतलब क्या ये वॉर यहाँ मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के इन देशों में फैलती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि ईरान की तरफ से तो बिल्कुल वो अनकंट्रोल्ड तरीके से पलटवार किया जा रहा है। ईरान को तो हम देख रहे हैं वो साइप्रस से लेकर वो तुर्की तक मार कर रहा है और अभी अभी ये जानकारी भी आई थी कुछ देर पहले कि शायद यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो बेस था उस पर भी उसने मार किया। देखिए, दो बातें रुबाना, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ईरान को तो अकेला छोड़ दिया गया है। अग्रेशन तो हुआ है, भले हम उसको फैक्टर इन करें या ना करें। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मारा ईरान पर, ईरान से जवाबी कार्रवाई की उम्मीद तो की जा रही थी। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर जो आपने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान इस फिराक में है कि ये जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिन देशों का आप नाम ले रही हैं, इन बाकी और जितने भी देश जहां पर ईरान ने अभी तक हमले किए, वो एक बार उन पर हमला तो करे। अभी तक तो वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा मुझे लगता है कि वो चाह रहा है कि ये स्थिति आ जाए ताकि यूएन और दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने वो अपना केस मजबूत कर सके कि देखिए किस तरह से पहले अमेरिका और इजराइल ने हमें मारा और अब जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, हम जब जवाबी कार्रवाई में सिर्फ उनके डिफेंस इंस्टॉलेशंस को
टारगेट कर रहे थे तो हम पर यह आरोप लगा कि हम सिविलियंस को मार रहे हैं, अभी हम पर सारे के सारे मिलकर हमला कर रहे हैं। तो सिचुएशन निश्चित तौर पर बद से बदतर होती जा रही है। ईरान का मकसद जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया, लेकिन खतरा इसी बात का है रोमाना कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक जो कंट्रीज खुद को डिफेंड कर रही हैं वो भी ईरान के खिलाफ अग्रेशन करने लगे और उन पर हमले करने लगे, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जंग। नीरज को भी जरा इन्वॉल्व करेंगे इस चर्चा में। नीरज, मतलब ये खुद इनवाइट कर रहा है इस अग्रेशन को ईरान, लेकिन ये अगर ईरान चाह रहा है तो इससे हासिल क्या करेगा नीरज? देखिए, अगर ये कंट्रीज आते भी हैं तो अगर इनको देखें मिलिट्रीली इतने पावरफुल कंट्रीज नहीं है ये। अगर सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, कतर, ओमान, ये सब छोटी कंट्रीज है। ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, लेकिन इनको अपनी जो मिलिट्री पावर के लिए जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अमेरिका, तभी आप देखेंगे इतने सारे बेसिस जो है अमेरिका के यहाँ पर इसलिए ही है। कुवैत जैसी कंट्री में 5-5 बेसिस उनके हैं। तो अगर आते हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस वक्त हो चुकी है इन कंट्रीज की। सिर्फ ये हो सकता है कि इनके जो फुट सोल्जर्स हैं, अभी फुट सोल्जर्स की लड़ाई हो नहीं रही है, जो आप अभी लड़ाई चल रही है नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर चल रहा है, मिसाइल्स के साथ चल रहा है। तो इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये डायरेक्ट जो है ईरान के साथ लड़ सके, चुनौती दे सके। और इसीलिए रोमाना एक बड़ा कारण इनका ये भी है यहाँ पर यूएस बेस इसीलिए है कि यूएस इनको कहता था कि मैं ईरान के खिलाफ आपको जो है सिक्योरिटी शील्ड दूंगा। इसीलिए यहाँ पर यूएस सोल्जर्स और सेंट्रल कमांड का तो हेडक्वार्टर ही 5th फ्लीट का वो बहरीन में ही है, तो इस देशों में है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए ये पूरा गल्फ जो है इस वक्त जो खाड़ी देश जो है, खाड़ी क्षेत्र जो है, ये युद्ध का मैदान बन चुका है। इसमें अब सबका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा जगविंदर पटियाल को आना चाहिए। मतलब जगविंदर, मूल बात तो यही है ना कि अभी तक ये तमाम जो देश है, अमेरिका ये कहा करता था कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा और अमेरिका इन देशों को सुरक्षा देता था, लेकिन फिलहाल तस्वीर ऐसी पलटी है कि अमेरिका की वजह से ही ये देश इस वक्त सबसे ज्यादा असुरक्षित। इनकी वॉर हिस्ट्री भी नहीं है रोमाना, क्या लड़ेंगे ये ईरान से? ईरान कब से तैयारी कर रहा था, और अमेरिका तो चाहता ही है कि खाड़ी देश उस पर डिपेंडेंट रहें, उसको तेल दें, उससे धंधा लें, हथियार लें, डबल बेनिफिट दें। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रशिया और चाइना, इस पर सारी दुनिया की नजर है और सबसे ज्यादा अमेरिका की नजर होगी कि अगर चाइना खड़ा हो गया ईरान के साथ तो हम कैसे लड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित दौरा है चाइना का। अब वो दौरा होगा इन स्थितियों में, अगर वो दौरा होगा तो चीन और अमेरिका के बीच में क्या बात होगी? क्या चीन ये दबाव बनाएगा कि आप ये अटैक ईरान पर रोकिए जो आप कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 हफ्ते तक ये स्ट्रेच करेगी वॉर। अगर वो 5 हफ्ते कह रहे हैं तो उसको 10 हफ्ते तक करने के लिए ईरान का जोर लगा हुआ होगा। तो वो अपना आर्मी एम्युनिशन उस तरह से रख रहा होगा कि इसके जितना ज्यादा इसको एस्केलेट करके वो ये दुनिया को दिखा सके कि वो इस तरह से डरने वाला नहीं है। तख्ता पलट की बात आई अब आखिर में। भैया तख्ता पलट तो जनता चाहेगी तब होगा ना। आयतुल्ला की मौत के बाद अगर आपके हमले इस तरह से ही जारी रहेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि इजराइल तो ईरान को तबाह करना चाहता है और अमेरिका लगा हुआ है। तो तख्ता पलट तक होता तो अब तक हमले रुक जाने चाहिए थे। तो सवाल बड़ा ये है कि ये जनता को साथ लेके होगा तख्ता पलट। अमेरिका में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट नहीं कर सकते। नहीं, और इसके लिए देखिए कल जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए थे, उनकी तरफ से कहा भी गया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका हिचकिचाएगा नहीं, बूट ऑन ग्राउंड्स भी आपको देखने के लिए वहां पर मिलेंगे। लेकिन वो भी कोई फीजिबल ऑप्शन नहीं दिखता है ना। मतलब अमेरिका जैसा देश क्या वो वाकई में ईरान में जमीन पर उतरेगा अपनी सेनाओं के साथ? ये तो विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं, जानकार ये कह रहे हैं कि और ज्यादा एक फियास्को साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। नीरज, बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो फुट सोल्जर्स आएंगे कहां से? जो अमेरिका की जो ताकत जो है वो उनकी नेवी है, उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो भी है, उनके फुट सोल्जर, उनकी आर्मी बेहद कम है उनके पास। और अगर आएंगे भी तो कहां से आएंगे? उनका ईरान के साथ, जो इराक के साथ आ सकते हैं, इराक से ही वो अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा 6 लाख सैनिक जो है ईरान के फुट सोल्जर्स है। जो ईरान की ताकत है वो आर्मी भी है उनकी। अभी लड़ाई फुट सोल्जर्स की नहीं चल रही, बॉर्डर पर नहीं चल रही। तो ऐसे में 6 लाख सोल्जर्स को कहां से लेकर आएगी अमेरिका? कहां से लेकर आएगा? ये ऑलरेडी जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये तो खुद एक इस्लामिक नाटो बना रहे थे जिसमें पाकिस्तानी सेना को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इनके पास इतनी आर्मी है नहीं। तो अगर लेकर आएंगे तो इजराइल के पास भी आप मानकर चलिए फुट सोल्जर्स बहुत कम है। वो ऑलरेडी हमास में इंगेज लगे हुए हैं, गाजा में लगे हुए हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा ईरान के साथ सीधे जमीन पर लड़ना। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में भूकंप की खबर सामने आ रही है। महायुद्ध के बीच ये बड़ी खबर है। ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। और ऐसे में जिस बात की आशंका लगातार अमेरिका से लेकर इजराइल तक जताई जा रही थी, क्या ये उसी बात की आशंका पर मोहर लग रही है?
क्या परमाणु निरीक्षण इजराइल में, ईरान में माफ कीजिएगा, चल रहे हैं और उसी का असर है कि ये धरती डोल रही है। अब इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, कयास लगेंगे कि क्या ये एक तरीके से नेचुरल अर्थक्वेक और उसके झटके महसूस किए जा रहे हैं, या फिर जमीन के नीचे ईरान जो है वो किसी बड़ी साजिश जो है उसको अंजाम देने में जुटा हुआ है। जगविंदर, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर ये प्राकृतिक तौर पर भूकंप आया है तो ये माना जाएगा कि ईरान के साथ और हमदर्दी हो जाएगी और ये माना जाएगा कि भैया आप इस स्थिति में भी अटैक्स को रोक नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये परमाणु परीक्षण के झटके हैं तो समझिए फिर अमेरिका को कोई बड़ा झटका लग सकता है और उसके उस दावे को भी झटका लगेगा जिसमें उसने ये कहा था कि हमने इनका परमाणु प्रोग्राम बॉम्बर्स भेजकर नष्ट करवा दिया पिछले साल। तो इसका मतलब अमेरिका ने झूठ बोला था और ईरान ने कहा था कि हमने अपना सामान पहले ही निकाल लिया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि ग्राउंड से कहां से इन्वेजन करेगा। ईरान पे 3 तरह का खतरा है, आसमान। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दावा झूठा थोड़ी साबित होगा, ईरान सबसे बड़ा झूठा साबित होगा ना, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो लगातार यही कह रहा है कि साहब अगर हम हमला नहीं करते, वो टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन तो उनके पास यही है कि ये तो 4 हफ्ते के अंदर परमाणु हथियार जो है वो बना ले जाते हैं और फिर तो इनसे बड़ा खतरा कोई और दुनिया के लिए हो ही नहीं सकता था। नीरज को जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से नीरज, फिर आ रही हूं जगविंदर। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जितने भी कम तीव्रता के जो भूकंप आते हैं, दरअसल उनके बारे में दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड जो है कोई ना कोई ब्लास्ट किया गया है, टेस्ट किया गया है, उसकी वजह से होता है। डोनाल्ड ट्रंप का आपको बयान याद होगा, पिछले साल उन्होंने कहा था कि जो देश जो है चाइना, जैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था कि जो नीचे, बहुत नीचे, मीटर नीचे है, सैकड़ों मीटर नीचे जो ये ब्लास्ट होते हैं, उसकी वजह से कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। 1 महीना पहले भी यहीं पर ये जो हमने दिखाया था ग्राफिक्स में, यहां पर जो है पर्शियन गल्फ में यहां पर भी भूकंप आया था, उसका केंद्र जो था ईरान का ही एक पोर्ट था। और बिल्कुल, और ये जो भूकंप आ रहे थे इसी की वजह से कहीं ना कहीं और सतर्क इजराइल और अमेरिका लगातार हो रहे थे। और लीजिए एक बार फिर से ईरान में ये भूकंप आया है, 4.3 तीव्रता का ये भूकंप प्राकृतिक भूकंप है या फिर ईरान की धरती के नीचे कोई बड़ा खेल ईरान खेलने की तैयारी कर रहा है, कोई बड़ा पलटवार अमेरिका और इजराइल पर करने के लिए ईरान किसी तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा, क्या तस्वीर साफ होगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें जो है वो इस वक्त ईरान, अमेरिका, इजराइल पर टिकी हुई है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान जो है उसने फिर से उछलने की कोशिश की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी को डर सता रहा है, भारत के साथ युद्ध का डर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को सताया। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जरदारी कह रहे हैं, भारत के नेताओं की भाषा से लगता है पाकिस्तान के साथ भारत फिर से एक युद्ध करने के लिए तैयार है। बेसिर पैर का आरोप लगाते हुए और युद्ध का डर जताते हुए आसिफ अली जरदारी अपनी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते रहे। जरदारी ने कहा है कि शांति और बातचीत ही रास्ता है, मतलब एक तरीके से फिर से वो राग अलाप रहे हैं शांति और बातचीत का। ये यूं कहें कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी।